नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी का चैप्टर नंबर 3 न्यूक्लियर केमिस्ट्री रेडियो एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 है रसायन विज्ञान का और हिंदी में पढ़ेंगे। पूरा लेसन एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं रेडियो धर्मिता क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है। ऐसे पदार्थ जो स्वतः अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं तथा इस परिघटना को रेडियोधर्मिता कहते हैं। जैसे पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट का ये फार्मूला भी है, ठीक है। तो प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। फ्रेंच भौतिक शास्त्री हेनरी बैकुरल ने 1896 ईस्वी में पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट K2UO4 UO2SO4 का होल ट्वाइस डॉट 2H2O में रेडियोधर्मिता का गुण अवलोकित किया था। उन्होंने यह देखा कि यूरेनियम नामक तत्व स्वतः अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करता है, अतः यूरेनियम रेडियोधर्मी तत्व है। मैरी क्यूरी 1898 ईस्वी में इस परिघटना को रेडियोधर्मिता का नाम दिया। मैरी क्यूरी तथा पियरे क्यूरी ने 1898 ईस्वी में यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेंड U3O8 से रेडियम तथा पोलोनियम नामक दो अन्य रेडियोधर्मी तत्वों को अलग किया था तथा यह पाया कि रेडियम की सक्रियता यूरेनियम से 3 मिलियन टाइम्स अधिक होती है तथा रेडियम अल्फा कणों के मुख्य स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, रदरफोर्ड ने रेडियोधर्मी किरणों को विद्युत क्षेत्र से प्रवाहित करके यह देखा कि इनके 3 घटक होते हैं। इनके कौन कौन से घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। पहला है अल्फा रेज, पहचान व नाम रदरफोर्ड ने दिया है। उसके बाद बीटा रेज, इसकी भी पहचान व नाम रदरफोर्ड ने दिया है। उसके बाद गामा रेज, इसकी खोज और पहचान दिया था पी विलर्ड ने। बीटा किरणों की तुलना में अल्फा किरणें का विक्षेपण कम होता है क्योंकि इनका द्रव्यमान अधिक होता है। इनका विक्षेपण कम होता है, किसका? अल्फा किरणों का। अब अल्फा रेज को पढ़ते हैं। अल्फा रेज, इसका नेचर क्या होता है? अल्फा किरणें वास्तव में तरंगे नहीं होती बल्कि धनावेशी द्रव्य कण होते हैं। इनमें 2 प्रोटॉन के बराबर धनावेश तथा 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉनों के योग के बराबर द्रव्यमान होता है, अर्थात अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं He2P2n और अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक है 2P2n 2+ 2 इलेक्ट्रॉन। नोट, डी ब्रॉगली तरंगे अल्फा किरणें, बीटा किरणें द्रव्य तरंगे हैं। एक्स रेज, गामा रेज विद्युत चुंबकीय तरंगे। वेलोसिटी, अल्फा किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। अल्फा किरणें का वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10वां हिस्सा होता है, किंतु इनका एक्यूरेट वेग उस स्रोत की प्रकृति पर निर्भर करता है जहां से ये उत्सर्जित होती हैं। विभेदन क्षमता, उच्च द्रव्यमान के कारण इनका भेदन क्षमता बीटा व गामा किरणों से कम होता है तथा इन्हें लेड की 1 mm मोटी चादर से रोका जा सकता है। आयोनाइजेशन पावर, आयनन क्षमता, उच्च गतिज ऊर्जा के कारण अल्फा किरणों की आयनन क्षमता बीटा किरणों से 100 गुना तथा गामा किरणों से 10,000 गुना अधिक होती है तथा ये जिस माध्यम से चलती हैं उस माध्यम के कणों को आयनित कर देती हैं। फ्लोरेंस, प्रतिदीप्ति मतलब चमक, अल्फा किरणें जब किसी प्रतिदीप्तशील पदार्थ पर गिरती हैं तो चमक उत्पन्न करती हैं। यदि इनके रास्ते में लेड की सीट रखी जाए तो यह प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रतिदीप्त को देखने के लिए स्पेंथ्री स्कोप नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है जो निम्न क्षमता का माइक्रोस्कोप होता है। अब हम देखते हैं आगे रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब परास इसका कितना होता है। अल्फा किरणों की परास क्या होता है? स्रोत से वह दूरी जहां तक अल्फा किरणें आयनन प्रभाव तथा प्रतिदीप्त प्रभाव प्रदर्शित करती हैं उस दूरी को अल्फा कणों का परास कहते हैं।
अल्फा कणों का परास निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, अल्फा किरणों को उत्सर्जित करने वाले स्रोत की प्रकृति। दूसरा, अल्फा किरणों का वेग। तीसरा, माध्यम की प्रकृति। चौथा, विभिन्न स्रोतों से निकले अल्फा कणों का परास। 2.70 सेंटीमीटर यूरेनियम का है और 8.62 सेंटीमीटर पोलोनियम तक का है। उसके बाद जीलर नटल समीकरण के अनुसार लॉग लेमडा इक्वल टू ए प्लस बी लॉग आर परास। तो लॉग लेमडा क्या है, यहाँ पे विघटन स्थिरांक है, और ए और बी क्या है, नियतांक है। प्रतिदीप्तशील पदार्थ है जिंक सल्फेट ZnS और बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड BaPtCN का होल 6। अल्फा कणों का उसमें प्रभाव नहीं होता, अर्थात जिस पदार्थ पर गिरती हैं उसे गर्म कर देती हैं। अल्फा कणों का उसमें प्रभाव होता है, अर्थात जिस पे गिरती हैं उसको गर्म कर देती हैं। अल्फा धातु तथा माइका की पतली पन्नी पर गिराया जाए तो उसका प्रकीर्णन होता है, शरीर के ऊतकों को क्षतिग्रस्त करती हैं। इनका प्रभाव 0.05 mm गहराई तक होता है। ये बीटा किरणों से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है, अल्फा किरणों का उत्सर्जन करने वाला पदार्थ शरीर के बाहर कम व शरीर के अंदर अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये शरीर के बाहर कम और शरीर के अंदर ज़्यादा नुकसान करते हैं। अब देखते हैं बीटा किरणों, बीटा रेज। बीटा किरणों की रेज क्या होती है? बीटा किरणों का विशिष्ट आवेश E/m के बराबर होता है, अतः बीटा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, बल्कि ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेग, इनका वेग प्रकाश के वेग से कम होता है तथा ये संकुचित पथ पर चलती हैं। भेदन क्षमता, इनकी भेदन क्षमता अल्फा कणों से लगभग 100 गुना अधिक होती है, क्योंकि इनका द्रव्यमान तथा आकार अल्फा कणों से बहुत कम होता है। ये 1 सेंटीमीटर मोटे एल्युमिनियम की चादर को भेद सकते हैं। आयनन प्रभाव, इनका आयनन प्रभाव अल्फा कणों का लगभग 1/100वां भाग होता है, क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा निम्न होती है। इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बहुत कम होती है। प्रतिदीप्तशील पदार्थ पर बीटा किरणें चमक उत्पन्न करती हैं, किंतु यह प्रभाव अल्फा किरणों की तुलना में कम होता है, क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा कम होती है। किंतु फोटो फिल्म पर इनका प्रभाव अल्फा किरणों की तुलना में बहुत अधिक होता है, क्योंकि जब ये फोटो फिल्म पर गिरती हैं तो यक्स किरणों को उत्पन्न करती हैं। बीटा किरणों का मुख्य स्रोत कार्बन 14 होता है। इनकी परास क्षमता 200 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर तक होती है। ऊतक की गहराई 4 से 5 mm तक होती है, जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाती है। अब पढ़ते हैं गामा रेज। गामा किरणें जब भेदन क्षमता की विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। गामा किरणें उच्च भेदन क्षमता की विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। उच्च भेदन क्षमता के कारण इन्हें हार्ड रेज भी कहा जाता है। इनकी आवृत्ति यक्स किरणों से अधिक होती है। इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता तथा जब ये विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती हैं तो अपने आप अपने पथ से विक्षेपित नहीं होती, अर्थात रास्ता नहीं बदलती। गामा किरणों का उत्सर्जन द्वितीयक रेडियोधर्मी परिघटना है तथा इसका उत्सर्जन केवल अल्फा या बीटा किरणों के उत्सर्जन के बाद ही होता है। इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इनकी भेदन क्षमता बीटा किरणों से 100 गुना तथा गामा किरणों से 10,000 गुना अधिक होती है। यहाँ तक कि इनकी भेदन क्षमता यक्स किरणों से भी अधिक होती है, अतः इन्हें कठोर किरणें कहते हैं। ऊतक की गहराई 500 मीटर तक होती है। इनमें इनकी प्रतिदीप्त तथा फोटो फिल्म पर प्रभाव अल्फा व बीटा किरणों से बहुत अधिक होता है। नाभिक के संघटक, नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप में न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियनों के अलावा लगभग 30 अन्य अस्थायी कण नाभिक में होते हैं, जो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों में तनाव के कारण उत्पन्न होते हैं तथा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। न्यूक्लियाइड ऐसे परमाणु हैं जिनकी पहचान हम उनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर करते हैं। अब इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है जैसे आइसोटोप्स समस्थानिक जिसे कहते हैं, आइसोबार समभारिक कहते हैं, आइसोटोन्स सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, और आइसोइजियर आइसोडाइफर न्यूक्लियर आइसोमर
तो ये सारे हैं। अब हम पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है, टीजीटी में आया हुआ है आइसोटोप्स। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, मतलब परमाणु क्रमांक समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी में इन्हें समान स्थान प्राप्त है। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी में समान स्थिति के कारण इनके रासायनिक गुणों में समानता होती, किंतु भौतिक गुणों में असमानता होती। इनके भौतिक गुणों में अंतर का उपयोग करके इन्हें एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। आइसोटोप को निम्न विधियों द्वारा अलग किया जाता है। पहला है विसरण, दूसरा है ऊष्मीय विसरण, तीसरा है प्रभाजी आसवन व वाष्पन, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगिंग, प्रभाजी विद्युत अपघटक, और उसके बाद जो आया हुआ है टीजीटी में बाई एसेंटोन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफिक टेक्निक। तो ये सारी चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, D2O मतलब भारी जल, इसका क्या हो जाएगा 2 + 2 + 16 = 20, और H2O नॉर्मल जल का 1 + 1 + 16 = 18, और T2O टाइटेनियम ऑक्साइड 3 + 3 + 16 = 22। अब ये टीजीटी में आया हुआ है कि हाइड्रोजन प्रोटेनियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, इसी को हमने 1D2 बोला था, टाइटेनियम 1H2 या 1T3। प्रोटेनियम नाभिक में एक प्रोटॉन तथा 0 न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के बाहर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे साधारण हाइड्रोजन कहते हैं। ड्यूटेरियम एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है, भारी हाइड्रोजन कहते हैं, तथा इसके ऑक्साइड D2O भारी जल कहलाते हैं। D2O से बना बर्फ जल में डूब जाता है, अतः इसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। D2O से बना बर्फ जल में डूब जाता है, अतः इसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। टाइटेनियम, ये एग्जाम में आया हुआ है, एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, रेडियोधर्मी है, समस्थानिक है, बीटा उत्सर्जक है। जैसे 1T3 में से एक बीटा निकल जाएगा तो ये बचेगा 2He मतलब हीलियम 3 बचेगा, और 1 AMU = 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अब हम आते हैं कार्बन के ऊपर। कार्बन 2 प्रकार के होते हैं, 6C12 और 6C14। कार्बन 12, इसमें प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है और इलेक्ट्रॉन 6 है, मतलब इसमें सब 6 है। और इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 8 है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 6 ही है। रेडियोधर्मी है, समस्थानिक है, बीटा उत्सर्जक है, टिपिकल सोर्स ऑफ बीटा पार्टिकल है ये। और ये कार्बन 14 क्या है, स्थायी समस्थानिक है। कार्बन 12 समस्थानिक का उपयोग परमाणु पैमाने पर तत्वों के परमाणु भार के निर्धारण में किया जाता है। कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के 12वें हिस्से को एक परमाणु द्रव्यमान इकाई माना जाता है, जो 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है, तथा अन्य परमाणुओं के भारों का निर्धारण इसी तुलना में किया जाता है। तथा किसी तत्व का परमाणु भार यह बताता है कि उस तत्व का एक परमाणु C12 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें हिस्से में कितने गुना भारी है। C14 समस्थानिक का उपयोग जीवाश्मों के आयु निर्धारण में किया जाता है। C14 का उपयोग जैव रासायनिक अपक्रियाओं की क्रियाविधि के निर्धारण में किया जाता है। C614 7N14 + बीटा होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन 16 है, ऑक्सीजन 18 है। 2 प्रकार के ऑक्सीजन होते हैं। ऑक्सीजन 18 क्या है, रेडियोधर्मी समस्थानिक है, और इसका 0.18 का उपयोग करके जैव रासायनिक अपक्रियाओं में क्रियाविधि के निर्धारण में किया जाता है। O18 का यह रिएक्शन है, R मतलब एल्किल एल्कोहल, तो इसकी जब एसिड ये बना, एसिड और एल्कोहल का जब रिएक्शन हुआ तो एस्टर बनाता है ये, जिसमें एस्टर में बनता है क्या, ऑक्सीजन 18। सोडियम 23 और सोडियम 24, 2 प्रकार के सोडियम है। रक्त संचार का अध्ययन Na24 समस्थानिक से बने NaCl द्वारा किया जाता है। अब है फास्फोरस
P31 P32 रेडियो समस्थानिक P32 है रेडियो समस्थानिक। P32 का प्रयोग पौधे द्वारा फास्फोरस युक्त खादों के अवशोषण की दर का अध्ययन किया जाता है। इसका उपयोग ल्यूकीमिया के उपचार के लिए किया जाता है। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की अंतिम अवस्था होती है। P32 रेडियोधर्मी P32 15 16 यस सल्फर 32 प्लस बीटा होता है। अब इसके बाद क्लोरीन दो प्रकार के होते हैं। C35 75% होता है और Cl 35 75%, क्लोरीन 37 25%। क्लोरीन का औसत परमाणु भार ये हो जाता है 35.5। कैसे? 35 × 75 प्लस 137 × 25/100। ऐसे तत्व जिनके एक से अधिक समस्थानिक प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं उनका परमाणु भार औसत परमाणु भार के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा ऐसे तत्वों के परमाणु भार पूर्ण संख्या में ना होकर दशमलव में होते हैं। आयोडीन 130 रेडियो समस्थानिक है। इसी रेडियो समस्थानिक का उपयोग थायरॉक्सिन के अतिस्रावण तथा घेघा रोग के उपचार में किया जाता है। 130 आयोडीन 130। कोबाल्ट 60 से उत्पन्न होने वाली गामा रेज का उपयोग कैंसर युक्त कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। गोल्ड 198 Au 198 इसका उपयोग ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया के उपचार में भी किया जाता है। अब 10 है यूरेनियम दो प्रकार के होते हैं, U235 और U238। बिस्मथ 83 के आगे के तत्व पोलोनियम 84 व उसके आगे के जितने तत्व उनके एक भी स्थायी समस्थानिक नहीं मिले। यूरेनियम 92 से आगे नेपच्यूनियम 93 व उसके आगे के तत्व Np प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, सभी कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं तथा इन्हें ट्राईयूरेनिक तत्व कहते हैं। U235 इसका उपयोग नाभिकीय संयंत्रों परमाणु भट्टी में होता है। दूसरा परमाणु बम U35 का अनियंत्रित विखंडन कहलाता है। U235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। इसका उपयोग ब्रीडर रिएक्टर में किया जाता है, रॉक डेटिंग में किया जाता है, पत्थर पहाड़ी चट्टानों की उम्र का निर्धारण करने में किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं आइसोबार जिसको हम बोलते हैं समभारिक। इसमें भार मतलब परमाणु भार बराबर होगा, परमाणु क्रमांक अलग होगा। तो इसको पढ़ लेते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके आवर्त सारणी में स्थित अलग अलग हो, जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में भिन्नता हो, प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो किंतु द्रव्यमान संख्या परमाणु भार समान हो, उन्हें समभारिक कहते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक अलग हो जाए लेकिन परमाणु भार समान हो, मतलब परमाणु भार बराबर हो या द्रव्यमान संख्या बराबर हो तो उन्हें हम समभारिक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे 18 Ar40 और 220 कैल्शियम 40। तो ऊपर ये परमाणु भार दोनों के 40-40 बराबर है, इसीलिए ये क्या है? समभारिक है। अब समन्यूट्रॉनिक, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। समन्यूट्रॉनिक विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या आवर्त सारणी में स्थित तथा भौतिक व रासायनिक गुणों में भिन्नता हो किंतु द्रव्यमान संख्या व प्रोटॉनों की संख्या का अंतर अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान हो, उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे 6C13 प्लस व 7N14, तो इनके बीच का अंतर जैसे 13 में से 6 जाएगा 7 आएगा, 14 में से 7 जाएगा 7 आएगा। मतलब कि इनके बीच का जो अंतर है, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक का जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए, तो उसे हम समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। अब जैसे यहाँ पे 29 और 14 है सिलिकॉन का, तो 29 में से 14 गया 15 आ गया, और यहाँ पे 30 फास्फोरस का, इसमें से 15 गया 15 आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? समन्यूट्रॉनिक। अगली हेडिंग है न्यूक्लियर आइसोमर, नाभिकीय समावयी। ऐसे रेडियोधर्मी परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में स्थित भौतिक तथा रासायनिक
गुणों में समानता हो किंतु रेडियोधर्मी गुण अलग अलग हो, अर्थात उनके विघटन स्थिरांक, अर्ध आयु, औसत आयु तथा विघटन की दर अलग अलग हो, उन्हें नाभिकीय समावयी कहते हैं। एग्जाम्पल Ca2760 और यहाँ पे CO है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट 2760 69M। तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या के साथ लगा M नाभिक की मेटा स्टेबल अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। जो ये M है ये मेटा स्टेबल प्रदर्शित कर रहा है करता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की अवस्था बदलने से गामा रेज का उत्सर्जन होता है तथा मेटा स्टेबल नाभिक में बदल जाता है। मेटा स्टेबल तथा स्टेबल नाभिक के रेडियोधर्मी गुणों में अंतर होता है। आइसोस्टर्स ऐसे अणु जिनमें परमाणुओं व इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, उन्हें आइसोस्टर कहते हैं। एग्जाम्पल CO2 व N2O। इलेक्ट्रॉन क्या होता है 7+7+8, ये हो जाएगा 22 और परमाणु हो गया इसका कितने 3 हो गए, क्योंकि 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, टोटल 3 परमाणु। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6+8+8 बराबर 22। अब हम पढ़ते हैं आइसोडाइफर। ऐसे परमाणु जिनके न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का अंतर आइसोटोपिक नंबर समान होता है, उन्हें आइसोडाइफर कहते हैं। यदि किसी रेडियोधर्मी परमाणु से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो आइसोडाइफर प्राप्त होते हैं। जैसे यूरेनियम 23592 से अगर हम एक अल्फा कण निकालते हैं तो क्या हो जाता है, परमाणु भार में 1 की कमी हो गई और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो गई। तो N-P कितना हो गया 51 और यहाँ पे N-P ये भी हो गया 51। मतलब प्रोटॉन की संख्या को हमने घटा दिया न्यूट्रॉन से यहाँ पे। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन रहेगा। अब देखते हैं अगला, डायमेंशन ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है तथा उनके घनमूल के समानुपाती होती है। नाभिक की त्रिज्या R प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ द्रव्यमान संख्या। तो R नॉट A 1/3, वेयर R नॉट नियतांक है और R नॉट की वैल्यू 1.5 × 10⁻13 सेंटीमीटर है, 1.5 × 10⁻15 मीटर। TGT में आया हुआ ये क्वेश्चन है। सबसे कम स्थायी कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए A = 1, R = R0। नाभिक की त्रिज्या 1.5 × 10⁻13 सेंटीमीटर से लेकर 6.5 × 10⁻13 सेंटीमीटर के बीच की होती है। परमाणु त्रिज्या की कोटि 10⁻8 सेंटीमीटर है। परमाणु आयतन और नाभिक का आयतन की तुलना करने पर परमाणु द्रव्यमान और नाभिक का आयतन दोनों को हम अनुपात में लेंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे। तो 4/3 पाई क्योंकि और 10⁻8 और यहाँ पे 10⁻13 ये टोटल साल हो गया, तो 10⁻15 आ गया। परमाणु आयतन नाभिक के आयतन से 10⁻15 गुना भारी है, जबकि परमाणु त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 10⁻15 गुना बड़ी है। ये TGT में आया हुआ प्रश्न है। अगला कि नाभिक की त्रिज्या को फर्मी यूनिट में व्यक्त किया जाता है, ये आया है 2011 में। एक फर्मी बराबर 10⁻13 सेंटीमीटर तथा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय बल, नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियानों अर्थात न्यूक्लियानों NP के बीच काम करने वाले आकर्षण बल को नाभिकीय बल कहते हैं। यह छोटी दूरी का बल है। यदि न्यूक्लियानों के बीच की दूरी 1.4 फर्मी 10⁻13 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो यह बल समाप्त हो जाता है। अतः इसका अस्तित्व 1.4 फर्मी से कम दूरी पर रखे न्यूक्लियानों के बीच होता है। विद्युत स्थैतिक तथा गुरुत्वीय बल के विपरीत यह बल कम दूरी पर काम करता है तथा
तथा इनवर्स स्क्वायर रूल इस पर लागू नहीं होता। नाभिकीय बल की 3 थ्योरी है, एक्सचेंज थियरी, विनिमय सिद्धांत, युकावा का सिद्धांत और नाभिकीय तरल सिद्धांत। एक्सचेंज थ्योरी, विनिमय का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन हाइजेनबर्ग तथा मावोराना ने वैज्ञानिकों ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन एक दूसरे के प्रभाव में आते हैं तो उनके बीच विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। परिणाम स्वरूप न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है, जिससे उनके बीच तीव्र आकर्षण बल उत्पन्न होता है, NP-PN। मावोराना के अनुसार प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के बीच आवेश के साथ उनके चक्रण को भी आदान प्रदान होता है। न्यूट्रॉन गिब्स प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। अब युकावा थियरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जापानी वैज्ञानिक युकावा ने विनिमय थ्योरी में बताए इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रिनो के विनिमय को खारिज कर दिया तथा एक नए प्रकार के कण के विनिमय की बात कही, जिसे मेसान नाम दिया गया। मेसान धन अथवा ऋण आवेशित होते हैं तथा प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के बीच मेसानों का आदान प्रदान होता है। P प्लस पाई निगेटिव मेसान, तो ये N बना लेता है। N प्रोटॉन प्लस पाई निगेटिव मेसान, तो N प्लस पाई प्लस मेसान ये क्या बना लेगा, P बना लेगा। एन कैमर नामक वैज्ञानिक ने उदासीन मेसान की बात कही तथा यह बताया कि दो न्यूट्रॉनों के बीच उदासीन मेसान का विनिमय होता है। N प्लस पाई नॉट N प्लस पाई नॉट N डबल डैश N प्लस पाई डॉट, ये आपका क्या कहलाता है, मेसान कहलाता है। युकावा ने नाभिकीय बल को निम्नलिखित सैद्धांतिक आधारों पर बल प्रदान किया। विनिमय बल अल्प दूरी के बल होते हैं। विद्युत स्थैतिक तथा गुरुत्वीय बल के विपरीत इन पर व्युत्क्रम वर्ग नियम लागू नहीं होता। यह बल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच मेसानों के विनिमय से उत्पन्न होता है। न्यूक्लियर फील्ड थ्योरी, नाभिकीय तरल सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियन तरल द्रव्य के रूप में रहते हैं, जिनका घनत्व तो बहुत अधिक होता है, 130 मिलियन टोन्स प्रति क्यूब सेंटीमीटर, जो कि जल के घनत्व से 100 ट्रिलियन टाइम्स अधिक है। उच्च घनत्व के कारण नाभिकीय तरल का पृष्ठ तनाव बहुत अधिक होता है, जो न्यूक्लियनों को बांधे रखता है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, नाभिकीय स्थायित्व, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय आबंधन ऊर्जा, अलग अलग उपस्थित न्यूक्लियनों को एक साथ रखकर नाभिक का निर्माण किया जाता है तो उनके द्रव्यमान में कमी आ जाती है, अर्थात अलग अलग न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से नाभिक का द्रव्यमान कम होता है, जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। न्यूक्लियनों के द्रव्यमान की कमी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे नाभिकीय आबंधन ऊर्जा कहते हैं। द्रव्यमान क्षति जितनी अधिक होती है, नाभिकीय आबंधन ऊर्जा का मान उतना अधिक होता है तथा नाभिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, तो Z गुणे MP माइनस A माइनस Z गुणे MN माइनस M, तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, ZMP माइनस A माइनस Z MN माइनस M, तो 1.007277 AMU, 1.008665 AMU, 1 AMU 931.48 मेगावाट के बराबर होता है। नाभिकीय आबंधन ऊर्जा डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा एम गुणे 931.48 मेगावाट। एक इलेक्ट्रॉनिक वाट बराबर 1.602 गुणे 10⁻⁻19 जूल। 1 मेगावाट बराबर 1.602 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 10⁻6 जूल। 1 मिलियन बराबर 10⁻6 जूल। 1 मेगावाट बराबर 1.602 गुणे 10⁻13 जूल। नाभिकों के स्थायित्व की तुलना बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन के आधार पर की जाती है। जिस नाभिक की बाइंडिंग
एनर्जी न्यूक्लियर अधिक होती है उसका स्थायित्व अधिक होता है। नाभिक के अधिकतम आबंध ऊर्जा 26 फर्मी 56 के लिए 8.7 मेगावाट होती है। प्रति न्यूक्लियन आबंधन ऊर्जा नाभिक की आबंधन ऊर्जा न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात तथा नाभिक का स्थायित्व। परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम तक के तत्वों के N/P होने पर नाभिक का स्थायित्व अधिकतम होता है, किंतु भारी नाभिकों का N/P 1.5 तक बढ़ जाने पर नाभिक का स्थायित्व अधिकतम बना रहता है। तो n = 200 इसके लिए बिस्मथ 209 और 83 के लिए n = आ गया 209। न्यूट्रॉनों की संख्या 209 - 83 मतलब 126 हो गए, और प्रोटॉनों की संख्या 83 हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक बराबर हो गए यहाँ पे। तो N/P 126/83 1.51 आ गया। बिस्मथ 209 83 सबसे भारी तत्व है जिसमें अस्थायी नाभिक होता है। सेम ऐसे 82 पोलोनियम तथा उससे आगे के जितने तत्व हैं उनके एक भी समस्थानिक ऐसे नहीं हैं जिनमें अस्थायी नाभिक हो, अर्थात सभी रेडियोधर्मी हैं। जिन तत्वों के N/P रेशियो स्टेबिलिटी बिल्ड के ऊपर हैं वे स्टेबिलिटी बिल्ड में आने के लिए बीटा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। जैसे कार्बन 6 और 14 N/P कितना हो जाएगा 8/6, मतलब 8 कैसे आया, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 6 पहले से, तो इनको डिवाइड किया 1.33 आ गया। तो अब इसने बीटा कण का अगर उत्सर्जन कर दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो गई, ये हो गया 7 हो गया। तो N/P का रेशियो क्या हो जाएगा इसका 7/7 मतलब 1 आ गया। जिन तत्वों का N/P रेशियो स्टेबिलिटी बिल्ड से नीचे है वे न्यूक्लियर ट्रांसमुलेशन अल्फा तथा बीटा कणों का उत्सर्जन द्वारा अपने N/P रेशियो को बढ़ाकर स्टेबिलिटी बिल्ड में आते हैं। एग्जाम्पल जैसे यूरेनियम 92 to 38, तो N/P इसका कितना हो जाएगा 1.586। अब जब इसने अल्फा कण का उत्सर्जन कर दिया तो परमाणु क्रमांक में क्या हो गया 2 की कमी हो गई, तो ये हो गया 90, और परमाणु भार में 4 की कमी हो गई तो ये हो गया 234, और बना लिए थोरियम, तो N/P कितना हो गया 1.60 हो गया। मैजिक नंबर न्यूक्लियर सेल मॉडल। नाभिक के बाहर जिस प्रकार विभिन्न ऊर्जा स्तर सेल होते हैं उसी प्रकार नाभिक में भी न्यूक्लियन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में व्यवस्थित रहते हैं। नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुछ विशेष संख्या उपस्थित होने पर नाभिक का स्थायित्व अधिक होता है। इन संख्याओं को मैजिक नंबर कहा जाता है, जो 2, 8, 20, 50, 82 व 126 है। 2 हीलियम 4, 8 ऑक्सीजन 16, 20 कैल्शियम 40, 50 SN 118, 82 पेडेलियम 209। जापान को जापानियम बना दिया जाता है। ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की सम संख्या होती है उनका स्थायित्व बहुत अधिक होता है, तथा नाभिक में ऐसे तत्वों की संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की विषम संख्या है उनका स्थायित्व कम होता है, तथा जिनमें प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या है उसका स्थायित्व बहुत ही कम है, तथा ऐसे तत्वों की संख्या प्रकृति में बहुत कम है। P इवन होगा N इवन होगा, तो इनके 157 नाभिक विभिन्न तत्वों के हो जाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। P इवन N ऑड, तो ये 57 नाभिक हो जाएंगे। P ऑड और N इवन हो जाएगा तो 52 नाभिक। P ऑड N ऑड तो 5 अस्थायी नाभिक हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर 20 तक स्टेबिलिटी बिल्ट 1.0 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 82 83 तक स्टेबिलिटी बिल्ट 1.50 होगा। एटॉमिक नंबर 83 से ऊपर स्टेबिलिटी बिल्ट 2.0 हो जाएगा। रेडियोधर्मिता का सिद्धांत। रेडियोधर्मिता का सिद्धांत रदरफोर्ड तथा सोडी नामक वैज्ञानिकों ने 1902 में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक अस्थायी होते हैं तथा अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करके अधिक स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं। गामा किरणों का उत्सर्जन द्वितीयक रेडियोधर्मी प्रभाव है तथा अल्फा व बीटा किरणों के उत्सर्जन के बाद ही गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। केवल गामा किरणों का उत्सर्जन किसी भी रेडियोधर्मी परिघटना में नहीं होता। मोड ऑफ रेडियो
एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव विघटन के प्रकार। अल्फा डिके, अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। अल्फा कण का उत्सर्जन से बनने वाला नए तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा न्यूट्रॉनों की संख्या में 2 की कमी व द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। नए तत्व की आवर्त सारणी में स्थित 2 वर्ग पीछे हो जाती है। बीटा डिके अगर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन टूट जाएगा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में। बीटा कण का तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों का प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में विघटन से बीटा कण उत्पन्न होते हैं। बीटा कण का उत्सर्जन पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। नए तत्व की आवर्त सारणी में स्थित एक वर्ग आगे हो जाती है। गामा डिके, गामा किरणें उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इनका कोई द्रव्यमान तथा आवेश नहीं होता। गामा किरणें का उत्सर्जन द्वितीयक नाभिकीय परिघटना है तथा अल्फा व बीटा किरणों के उत्सर्जन के बाद गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। गामा तथा बीटा किरणों के उत्सर्जन के बाद परमाणु नाभिक अति उत्तेजित अवस्था में रहता है तथा यह उत्तेजित अवस्था नाभिक अतिरिक्त ऊर्जा को गामा किरणों के रूप में उत्सर्जित करके स्थायित्व प्राप्त करता है। गामा किरणों के उत्सर्जन में नए तत्व का निर्माण नहीं होता। सोडी फजान रसेल्ला, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ग विस्थापन नियम, अल्फा एमिशन, किसी वर्ग से अल्फा कण उत्सर्जन पर बनने वाले संतति तत्व डॉटर एलिमेंट के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा आवर्त सारणी में स्थित 2 वर्ग पीछे हो जाती है। 2 वर्ग पीछे हो जाती है। जैसे ये 84 पोलोनियम 215 है, तो इसमें जब अल्फा किरण की डिके हो गई तो 84 से ये 2 कम हो गया, 82 हो गया, और इसमें परमाणु भार में 4 की कमी हो गई तो ये 211 हो गया। ये वर्ग 16 में था, ये वर्ग 14 में आ गया। अल्फा ये निकल गया अल्फा कण। तो अब बीटा एमिशन हो जाएगा तो बीटा कण उत्सर्जन में परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये कार्बन 14 और परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसमें बीटा किरण डीके जब हो जाएगा तो परमाणु क्रमांक 1 आगे बढ़ गया, ये 7 हो गया, 7n14, और इसका वर्ग 15 है, इसका वर्ग 14 है। नोट, वर्ग विस्थापन नियम यह ब्लॉक तथा लैंथेनाइड एक्टेनाइड पर लागू नहीं होता। ये सभी तत्व वर्ग 3 के 6वें व 7वें वर्ग में रखे गए हैं। रेडियो विघटन पर इनका परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होता है किंतु वर्ग संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम देखते हैं पोजीशन एमिशन, पॉजिट्रॉन एमिशन, धनावेशित इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे होता है। प्रोटॉन से अगर न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा तो बनेगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 1 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः नए तत्व की स्थित आवर्त सारणी में 1 वर्ग पीछे हो जाती है। जैसे मैग्नीशियम 23 और यहाँ पे 12 लिया गया, तो पॉजिट्रॉन उत्सर्जन हो गया तो ये बना लिया, 1 कम हो गया परमाणु क्रमांक, तो ये हो गया 11 Na23 प्लस E प्लस हो गया। वर्ग ये 2 में था, दूसरे वर्ग में, ये आ गया पहले वर्ग में, और यस ब्लॉक का पहला वर्ग। अब आगे के कैप्चर P प्लस E माइनस, तो न्यूट्रॉन बनाएगा K सेल। ऐसे तत्व जिनके नाभिक में प्रोटॉन तथा जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है तथा उनका स्थायित्व कम होता है, ऐसे तत्व के कोष के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं तथा इस प्रकार एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। बाह्य कोषों के इलेक्ट्रॉन गामा किरणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए अंदर के कोष में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, ये KLM, तो ये गामा किरणें अंदर के कोष में चली जा रही हैं। न्यूट्रॉन के उत्सर्जन या अवशोषण से कोई नया तत्व नहीं बनता तथा तत्व के परमाणु क्रमांक व आवर्त सारणी में स्थित का कोई परिवर्तन नहीं होता। 84 पोलोनियम 215 है, तो ये 84 अल्फा किरण निकल गया, तो ये 82 लेड 211 बना लिया। अब इसमें ये प्रोटॉन की संख्या 84 और एटॉमिक ये 215 एटॉमिक मास, और न्यूट्रॉन 131, क्योंकि इन दोनों का अंतर आ गया, यहाँ पे 211 और 129 हो गया। तो आइसोटोपिक नंबर क्या है, आइसोटोपिक n-p कर देते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा देते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटाते हैं तो आ गया 47। इधर भी 47, दोनों बराबर है, अतः 84 पोलोनियम 215 व 82 पेडिलियम 211
आइसो डाइफर हैं, आइसो क्या है, डाइफर हैं। अल्फा कण उत्सर्जन पर प्राप्त संतति व मातृ तत्व एक दूसरे के आइसोडाइफर होते हैं। बीटा कण उत्सर्जन से प्राप्त मातृ व संतति तत्वों के बीच संभारिक संबंध होता है। अल्फा उत्सर्जन होता है तो आइसोडाइफर कहलाता है, बीटा उत्सर्जन होता है तो आइसोबार कहलाता है, और एक अल्फा और दो बीटा उत्सर्जन होता है तो आइसोटोप कहलाता है। किसी तत्व से एक अल्फा तत्पश्चात 2 बीटा कणों के उत्सर्जन से समस्थानिक प्राप्त होते हैं। टीजीटी में आया हुआ ये प्रश्न है कि जेड यक्स ए, इसमें से नंबर ऑफ अल्फा इलेक्ट्रॉन निकला तो ये वाई जेड ए -4n बना रहा है। तो इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं, टीजीटी 2010 में आया था ये। तो हमको पता है क्या, यहाँ पे यूरेनियम हो जाएगा क्योंकि 92 235 से निकलेगा तभी ये आएगा 82 Pb 207। तो अब इसकी तुलना कर देते हैं तो Z बराबर 92 हो जाएगा, और यहाँ से A-4n है, यहाँ पे 207 है, तो A-4n इक्वल टू 207। तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या है, A की वैल्यू 235, यहाँ पे रख दिया 235 -4n इक्वल टू 207, साइड चेंज कर दिया, 4n इक्वल टू 235 -207, 4n इक्वल टू 28, n इक्वल टू 7, अल्फा की मान आ गया 7। अब सेम ऐसे हम निकालेंगे क्या, 82 ये, यहाँ पे Z -2n है, तो Z -2n इक्वल टू 82, इसको जब सॉल्व करेंगे बीटा का मान आ गया हमारे पास 4। तो अल्फा कणों की संख्या बराबर पेरेंट एलिमेंट की द्रव्यमान संख्या माइनस डॉटर एलिमेंट की द्रव्यमान संख्या बटे 4। तो n बराबर a - b बटे 4, ये हमारा सूत्र बन गया। बीटा कणों की संख्या, डॉटर एलिमेंट्स का परमाणु क्रमांक d माइनस पेरेंट तत्व का परमाणु क्रमांक 2 गुणे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा इक्वल टू d - c - 2n, रेट ऑफ एटॉमिक डिसइंटीग्रेशन। तो प्रारंभिक अवस्था में t बराबर 0, n बराबर 0, ये 0 हो जाएगा, तो t dt n, विघटन की दर -dn/dt प्रोपोर्शनल टू n, dn/dt माइनस लेमडा n, समीकरण 1, dn/n इक्वल टू माइनस लेमडा dt। यदि dt बराबर 1 सेकेंड तो माइनस dn/n बराबर लेमडा हो जाएगा। विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या का प्रभाव, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अतः एकांक समय में विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या के प्रभाव को विघटन स्थिरांक कहते हैं। पुनः समीकरण 1 से -dn/n इक्वल टू लेमडा dt, समीकरण 3, उपरोक्त समीकरण का अगर समाकलन कर दें, इसका इंटीग्रेट कर दें तो -dn/n इक्वल टू लेमडा कांस्टेंट है, बाहर हो गया dt, तो ये 1/n का log n इक्वल टू लेमडा t प्लस c हो गया, वेयर c इज कांस्टेंट। प्रारंभिक अवस्था में अगर t 0 के बराबर है तो n नॉट के बराबर हो गया। समीकरण 4 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस लॉग n नॉट बराबर लेमडा गुणे 0 प्लस c माइनस लॉग n नॉट इक्वल टू c। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो गया माइनस लॉग n इक्वल टू लेमडा टी माइनस लॉग नॉट। इस साइड चेंज कर दिया तो लॉग नॉट माइनस लॉग n इक्वल टू लेमडा टी, तो लॉग n नॉट अपान n इक्वल टू लेमडा टी, n नॉट अपान n, तो यहाँ से लॉग n अपान n नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा टी, n अपान n नॉट इक्वल टू लेमडा की पावर माइनस लेमडा टी, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी, लॉग n नॉट अपान n इक्वल टू लेमडा टी, t की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान लेमडा लॉग n नॉट अपान n, t इक्वल टू 2.303 अपान लेमडा लॉग n नॉट अपान n। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिए, t इक्वल टू 2.303 अपान लेमडा लॉग नॉट अपान n, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसको कहते हैं। अब आते हैं जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टी हाफ। तो हाफ लाइफ, अर्ध आयु, t 0.5 या इसी को टी हाफ कहते हैं। जितने समय में किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की आधी मात्रा विघटित हो जाए उस रेडियोधर्मी पदार्थ की उस रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु कहते हैं। और इसका फार्मूला वही t 2.303 अपान लेमडा लॉग n नॉट अपान n, ये समाकलित विघटन दर समीकरण है, तो इसमें t की जगह पे हमने t हाफ ले लिया 0.5, तो
तो एन की जगह पे भी एन हाफ हो जाएगा। तो टी 0.5 इक्वल टू 2.303 अपान लेमडा लॉग एन नॉट अपान एन नॉट कैंसिल, तो ये log 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? log 2। तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 log 2, और log 2 की वैल्यू होती है ये कि 0.3010। तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपान लेमडा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टी हाफ इक्वल टू 0.6931 अपान लेमडा। ये भी याद रखने वाली बात है क्योंकि अर्ध आयु का फार्मूला ये है टी हाफ इक्वल टू 0.6931 6931 बटे लेमडा कांस्टेंट होता है। अतः रेडियो एक्टिव विघटन की अर्ध आयु रेडियोधर्मी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता। यह पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। इस पर किसी भी बाह्य कारक, ताप, दाब, सांद्रता आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि की बल गति का पालन करता है। अतः विघटन की दर रेडियोधर्मी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर करता है, किंतु अर्ध आयु प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता। विघटन की दर गामा अल्फा रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा n अगर हो तो r बराबर लेमडा n हो जाएगा, r बराबर लेमडा n प्लस 0, y बराबर क्या हो जाएगा mx प्लस c। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये, और इससे हमको ये ग्राफ मिल रहा है। यहाँ पे r है रेट और यहाँ पे है टाइम, माइनस लॉग एन प्लस लेमडा टी माइनस लॉग एन नॉट। तो लॉग एन इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस लॉग एन नॉट, ये फार्मूले में लॉग टी हाफ इक्वल टू 0.6931 अपान लेमडा कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अब हम अगले को आते हैं, अर्ध आयु की संख्या। अर्ध आयु की संख्या n बराबर संपूर्ण समय t अपान अर्ध आयु टी हाफ रेडियोधर्मी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, अर्ध आयु की संख्या और संपूर्ण संख्या। यहाँ पे n नॉट क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है, और n क्या है? समय है, और अर्ध आयु की संख्या है। तो ये हमारा विघटन स्थिरांक का मात्रक हो गया समय इनवर्स। अब यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे हम। टीजीटी 2001 में आया टी हाफ इक्वल टू 20 आवर है और टी इक्वल टू 60 आवर है, कितनी मात्रा बचेगी? तो हमारे पास फार्मूला है n इक्वल टू n नॉट 1/2 टी अपान टी हाफ। तो n इक्वल टू n नॉट इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो n इक्वल टू यहाँ पे हमको दिया है क्योंकि इसका 20 का 3 गुना हो रहा है ये 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 n 3 n नॉट अपान 8। तो ये आंसर हो जाएगा 1/8। या इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जैसे n बराबर 20 घंटे में ये n/2 हो जाएगा, मतलब इसका आधा हुआ, फिर इसका आधा होगा n/4 हो जाएगा, फिर n/8। कितनी बार में हो रहा है? ये 20 घंटे, ये 20 घंटे, ये 20 घंटे, टोटल 60 घंटे। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। टीजीटी 2003 और 5 में आया है ये प्रश्न। द हाफ लाइफ ऑफ 84 पोलोनियम 210 इज 140 डेज ऑन disintegration 1 ग्राम ऑफ विल रिमेन 0.25 आफ्टर। मतलब देखो 1 ग्राम था 140 दिन में, तो उसका आधा हो गया 0.5 ग्राम, फिर अगले 140 दिन में 0.25 ग्राम, अब हमको चाहिए 0.25 ग्राम। तो फिर अगले में ये हो जाएगा आधा, तो 0.125 ग्राम होगा, लेकिन हमको चाहिए था 0.25 ग्राम, मतलब यहाँ तक चाहिए। तो ये 140 दिन टोटल 280 दिन। अगला प्रश्न है, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का विघटन स्थिरांक 0.00231 प्रतिदिन है, इसकी अर्ध आयु क्या होगी? लेमडा बराबर 0.00231 है। लेमडा टी हाफ इक्वल टू क्या होता है? 0.6931 अपान लेमडा। तो 6931 अपान 0.00231, इसको जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 300 डेज। टीजीटी 2010 में आया, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 2 घंटे है, यदि इसकी रेडियोधर्मी तीव्रता से 64 गुना अधिक है तो कितने समय बाद इसका कार्य करना संभव होगा? n अपान n नॉट
बटे 1 बराबर 1/n 1/2 की घात n। n अपान n नाट का मान दिया है 1/64, 1/64 बराबर 1/2 की घात n। तो अब इसको हम 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 6, क्योंकि 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, ये 6 बार में जाता है, तो n का मान आ गया 6। इस तरीके से ये प्रश्न हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल समय हो जाएगा t इक्वल टू n इंटू 0.t½ तो 6 गुणे 2 मतलब 12। TGT 2010 में प्रश्न आया था। रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, कितने समय बाद इसकी प्रारंभिक मात्रा का 75% विघटित हो जाएगा। n 100 है तो n नाट 100 है तो प्रारंभिक अवस्था n नाट 100 है, n इक्वल टू 25, तो 25/100 निकालेंगे, 1/2 की घात n हो जाएगी, 1/4, 25 को हम 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 बराबर 1 की घात n हो गया, तो 1/2 का वर्ग बराबर 1, n का मान आ गया 2। तो कुल समय हो जाएगा t बराबर 2 गुणे 1600, क्योंकि अर्ध आयु 1600 थी, तो 1600 में 2 से गुणा कर देंगे, 3200 वर्ष हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन इसी में क्या है कि सेकंड तरीका, इस तरीके बहुत सारे हैं। अब सेकंड मेथड है t इक्वल टू 2.303 अपान लेमडा लॉग n नॉट अपान n। इसमें लॉग की वैल्यू हमको लिखनी पड़ेगी, इससे आएगा। उसके अलावा ये था 100 था, ये वाला आसान पड़ेगा ज़्यादा, तो 100 था, 100 का आधा हुआ, हमको कहाँ तक जाना है, 25% विघटन हो गया, मतलब हमको 75% विघटन हो गया, मतलब 25% बचा है। 100 में का आधा 50, 50 का आधा 25, यहाँ तक आ रहे, तो ये 1600, ये 1600, टोटल 3200, ये वाला आसान रहेगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, अर्ध आयु का महत्व। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु जितनी कम होती है उसकी विघटन दर उतनी अधिक होती है। विघटन दर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 अपान अर्ध आयु के। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु जितनी कम होगी उसकी विघटन की दर उतनी अधिक होगी तथा उसका स्थायित्व उतना ही कम होगा। स्थायित्व प्रोपोर्शनल टू अर्ध आयु प्रोपोर्शनल टू 1 अपान विघटन दर। औसत आयु एवरेज लाइफ, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ के विघटन स्थिरांक के व्युत्क्रम को उसकी औसत आयु कहते हैं। औसत आयु टाउ बराबर 1 बटे विघटन स्थिरांक लेमडा, तो t½ अपान 0.6931। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1.44 मल्टीप्लाई t½ रेडियोधर्मी पदार्थ का मात्रक, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। पहला है क्यूरी। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 3.7 गुणे 10 विघटन प्रति सेकंड होता है उसे एक क्यूरी कहते हैं। दूसरा है रदरफोर्ड आरडी। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 10⁶ विघटन पर सेकंड प्राप्त हो उसे एक रेडियोधर्मी कहते हैं। उसके बाद है बेकुरेंट, BQ से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें एक विघटन प्रति सेकंड प्राप्त हो उसे एक बैकरेंट कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्यूरी के लिए 10⁻10 DPS सबसे बड़ा मात्रक है। उसके बाद रेडियोधर्मी 10�6 DPS और बैकुरेंट 10�0 DPS सबसे छोटा मात्रक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का रूपांतरण। किसी परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को परिवर्तित करके नए तत्व को प्राप्त करने की परिघटना को तत्वांतरण कहते हैं। प्राकृतिक तत्वांतरण, किसी एक तत्व का दूसरे तत्व में स्वतः परिवर्तन प्राकृतिक तत्वांतरण कहलाता है। जैसे यूरेनियम 238 92 का थोरियम में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इसमें से एक अल्फा कण निकल जाता है। एक अल्फा कण अगर निकला तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो गई और परमाणु भार में 4 की कमी हो गई। कृत्रिम तत्वांतरण, इसको हम जबरदस्ती करवाते हैं खुद से, तो ये होता है किसी एक तत्व का दूसरे तत्व में कृत्रिम विधियों द्वारा परिवर्तन कृत्रिम तत्वांतरण कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन 14 में से एक अल्फा किरण अगर निकलवाए तो ये हो गया हमारा क्या, अल्फा कण इसमें ऐड हो रहा है, प्रोजेक्टाइल हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 8 ऑक्सीजन 17 में कन्वर्ट हो जाएगा और 1H1 रिलीज हो जाएगा। न्यूट्रॉन
उदासीन होने के कारण सबसे अच्छा पार्टिकल माना जाता है। इसके प्रयोग करने के लिए इसके त्वरण की आवश्यकता नहीं होती। प्रोटॉन, ड्यूटेरियम तथा अल्फा कण धनावेशित होते हैं तथा नाभिक द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं, अतः इनके प्रयोग से पूर्व त्वरण की आवश्यकता होती है। नाभिकीय अभिक्रियाओं को संतुलित करना। किसी नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों तथा अभिकारकों की द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक का योग दोनों तरफ एक समान होता है। बेरिलियम 94 प्लस, इसमें से अगर अल्फा पार्टिकल ऐड हो जाएगा तो ये बना लेगा क्या, 2 ऐड हो गया तो ये हो गया आपका 6 कार्बन 12। नाभिकीय अपक्रियाओं संलयन विघटन के लिए क्यू वैल्यू का मान सदैव धनात्मक होता है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। पार्टिकल कैप्चर रिएक्शन, ऐसी नाभिकीय अपक्रियाएं जिसमें प्रक्षेपण कण का अवशोषण हो जाता है तथा कोई अन्य प्रक्षेपण कण नहीं निकलता तथा गामा किरणों को उत्सर्जन हो सकता है या नहीं भी होता है। जैसे यूरेनियम 238 92 में से 0N1 हुआ तो ये 92 यूरेनियम 239 गामा रेज हो गया। यहाँ पे एल्युमिनियम 27 13 से लेकर 0N1 13 एल्युमिनियम 28 गामा रेज का रिलीजन हो गया। अब यहाँ पे पार्टिकल रिएक्शन हो जाएगा जिन नाभिकीय अपक्रियाओं में नाभिकीय उत्पाद के साथ साथ अन्य सब एटमों पार्टिकल PNEETC प्राप्त होते हैं, उसे पार्टिकल अपक्रिया कहते हैं। 4Be9 प्लस अल्फा, 6C12 प्लस 0N1, 7N14 प्लस 0N1 गिव्स 6C14 प्लस 1H1। अब हम आते हैं स्प्लेशन रिएक्शन। जिन नाभिकीय अपक्रियाओं में भारी नाभिक की उच्च ऊर्जा वाले प्रक्षेपण का 400 मेगावाट से बमबारी करने पर नाभिकीय उत्पाद के साथ साथ दर्जनों की संख्या में सब एटॉमिक पार्टिकल प्राप्त होते हैं, उन्हें स्पैलेटिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 29 कॉपर 64 प्लस 2 हीलियम 4, तो ये क्या बनाएगा, क्लोरीन 35 17 और हाइड्रोजन रिलीज होगा, न्यूट्रिनो रिलीज होगा और 400 मेगावाट रिलीज होगी। फ्यूजन रिएक्शन संलयन। नाभिकीय संलयन में छोटे परमाणु नाभिक परस्पर मिलकर बड़े परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। जैसे 1H2 1H3 दोनों मिल गए, ड्यूटेरियम टाइटेनियम मिल गए तो हीलियम का निर्माण किया। 2He4 प्लस 0N1 प्लस 17.6 मेगावाट ऊर्जा रिलीज हुई। अगला है नाभिकीय विखंडन। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है। किसी भारी नाभिक को उचित प्रोजेक्टाइल से टक्कर मारकर छोटे छोटे परमाणु नाभिक में तोड़ने की परिघटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे यूरेनियम 235 92 में से 0N1 करेंगे तो ये हो जाएगा 56, बेरियम 131 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 3 0N1 प्लस 200 मेगावाट की ऊर्जा रिलीज होगी। पेयर प्रोडक्शन। यदि एक पॉजिट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन परस्पर संलयन करें तो समस्त द्रव्यमान एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे पॉजिट्रॉन E प्लस इलेक्ट्रॉन E- दोनों कंबाइन हुए तो गामा रेज बनी HNu 0.51 मेगावाट। गामा रेज प्लस पेयर प्रोडक्शन E- प्लस E प्लस। यदि गामा किरणों को जिनकी ऊर्जा 1.02 मेगावाट या उससे अधिक हो किसी द्रव्य कण पर गिराया जाए तो इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन प्राप्त होता है। इस परिघटना को पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। संवेग संरक्षण के अनुसार जब तक गामा किरणें किसी द्रव्य किरणों पर नहीं गिरेगी इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन प्लस का निर्माण संभव नहीं है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। रेडियो एक्टिव विघटन सीरीज। किसी भारी अस्थायी नाभिक का छोटे स्थायी नाभिक में परिवर्तन के क्रम में रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा स्वतः उत्सर्जित अल्फा व बीटा कणों के क्रम को रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी कहते हैं। जैसे 4AN श्रेणी। जिन
रेडियोधर्मी तत्वों की द्रव्यमान संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उन्हें फोरियन श्रेणी में रखा जाता है। यह श्रेणी थोरियम 232 से प्रारंभ होकर लेड 208 में समाप्त हो जाती है, जैसे थोरियम 238 टू लेड 208। यह श्रेणी फोरियन सीरीज थोरियम सीरीज कहलाती है। थाने यूए 4n+1 सीरीज। अब इसमें क्या हो जाएगा, जिन रेडियोधर्मी पदार्थों की द्रव्यमान संख्या को 4 से विभाजित करने पर एक शेष बचे, उन्हें 4n+1 श्रेणी में रखा जाता है। यह श्रेणी नेपच्यून 237 से लेकर BI 209 में समाप्त हो जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, थाने। (4n+1) श्रेणी प्लूटोनियम से शुरू होती है, किंतु Np इस श्रेणी का सबसे अधिक अर्ध आयु वाला तत्व है, अतः इस श्रेणी को Np श्रेणी कहते हैं। यह कृत्रिम श्रेणी है। 4n+1 सीरीज नेपच्यूनियम सीरीज है, क्योंकि यह श्रेणी मानव निर्मित कृत्रिम तत्व से प्रारंभ होती है। 4n+2 सीरीज यूरेनियम सीरीज यूरेनियम 238 92 से 82 लेड 206 में समाप्त होती है। 4n+3 सीरीज एक्टिनियम सीरीज U35 से लेकर लेड 207 में समाप्त होती है। आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी कृत्रिम रेडियोधर्मिता की खोज मैरी क्यूरी की पुत्री आयरन क्यूरी तथा एरन क्यूरी के पति F जोलियन ने की थी। कृत्रिम विधियों द्वारा किसी नॉन रेडियोधर्मी तत्व से रेडियोधर्मी तत्व के निर्माण की परिघटना को कृत्रिम रेडियोधर्मी कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम 2713 से हीलियम 4 2 और इससे बना क्या, फास्फोरस 3015 बना, रेडियो एक्टिव है ये। इसमें T12 3.25 मिनट से लेकर ये हो गया तो स्थायी तत्व बना लिया सिलिकॉन। अब सिंथेटिक एलिमेंट कृत्रिम तत्व, ऐसे तत्व जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है बल्कि उन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया है, उन्हें कृत्रिम तत्व कहते हैं। 43 Tc97 प्रथम कृत्रिम तत्व है, और यहाँ पे मॉलिब्डेनम 4296 1 ड्यूटेरियम निकला, तो ये 43 T97 है। 60 Nd 150 + 1 H2 61 151 ये पैरामेंथियम बना लेता है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। यूरेनियम 235 92 अंतिम प्राकृतिक तत्व है। नेपच्यून 93 तथा इससे आगे की सभी मानव निर्मित हैं। इन्हें ट्रांस यूरेनिक पोस्ट यूरेनिक नाम से जानते हैं। ये प्राकृतिक रूप से पाए नहीं जाते, अतः इन्हें कृत्रिम तत्व कहते हैं। 93 नेपच्यून प्रथम कृत्रिम ट्रांस यूरेनिक तत्व है। 95 नेपच्यून 93 ज्वाइंट न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट रशिया ने अगस्त 2003 तक परमाणु क्रमांक 114 वाले तत्वों पर अल्फा कणों से वर्षा करके परमाणु क्रमांक 113 व 115 तत्वों की खोज की। इस प्रकार अब आवर्त सारणी में 23 कृत्रिम ट्रांस यूरेनिक तत्व हैं। रेडियो आइसोटोप किसी तत्व के वे समस्थानिक जो रेडियोधर्मिता का गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें रेडियोधर्मी समस्थानिक कहते हैं। जैसे कार्बन 14, यह कार्बन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है तथा इसका उपयोग जीवाश्मों की उम्र के निर्धारण के लिए किया जाता है। प्रकृति में कार्बन 12 तथा कार्बन 14 की मात्रा निश्चित बनी हुई है। जीवित प्राणी विशेष प्राणी भोजन के रूप में प्रकृति में कार्बन 14 लेता है। इस प्रकार जीवित प्राणी के शरीर में कार्बन 14 की मात्रा वही रहती है जो प्रकृति में है, किंतु मृत्यु के बाद कार्बन 14 को ग्रहण करने बंद कर देता है तथा रेडियोधर्मी विघटन के कारण जीवाश्म के अंदर कार्बन 14 की मात्रा घटती जाती है। किसी समय पर जीवाश्म में कार्बन 14 की सक्रियता तथा जीवित प्राणी के शरीर में कार्बन 14 की सक्रियता के आधार पर जीवाश्म की उम्र का निर्धारण करते हैं। जैसे T बराबर 2.303/λ log नॉट अपान n, तो लैम्डा इक्वल टू 0.6931/T हाफ,
तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 6931/5770। टी हाफ इतना अगर है तो ये क्या हो जाएगा टी इक्वल टू 19175.05 log n नॉट अपॉन n। और इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है कि फ्रेश सैंपल में सक्रियता 14 DM है तो एज क्या हो जाएगी टी इक्वल टू 19175.05 log 14/7। टी इक्वल टू 19175.0 log 2। log 2 की वैल्यू 0.301 होती है तो टी की वैल्यू आ गई 577। अब यूरेनियम 238 कार्बन डेटिंग। जीवाश्मों की उम्र का निर्धारण कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके होता है। रॉक डेटिंग या यूरेनियम लेड डेटिंग पत्थरों पहाड़ों चट्टानों की उम्र का निर्धारण करते हैं। यूरेनियम 238 टी हाफ 4.5 × 10⁹ वर्ष में करते हैं तो इससे बन जाता है लेड 82-206। यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय प्राकृतिक रूप से लेड 206 के एक भी परमाणु उपस्थित नहीं थे। समस्त परमाणु ओरियम 238 के रेडियो धर्मी विघटन से उत्पन्न हुए थे। यूरेनियम 238 Pb 206 मोलर द्रव्यमान 238 ग्राम मोलर द्रव्यमान 206 ग्राम है। 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं का ग्राम में भार है। माना दिए गए नमूने में XG Pb 206 उपस्थित है। 206 ग्राम लेड प्राप्त होता है 238 ग्राम यूरेनियम से। तो XG बराबर 238/206 XG ग्राम। पृथ्वी की उपस्थिति के समय नमूने में 238 नमूने में U38 की बची मात्रा प्लस यूरेनियम 238 की वह मात्रा जो लेड में टूट चुकी है। तो N नॉट इक्वल टू W/238/206 × X। TGT 2000 में आया है। चंद्रमा से प्राप्त किसी नमूने में 0.238 तथा लेड 206 के परमाणु बराबर संख्या में हैं तो पाए गए। यदि यूरेनियम की टी हाफ 4.5 × 10⁹ ईयर हो तो चंद्रमा से प्राप्त नमूने की उम्र क्या होगी? तो इसका हो जाएगा 4.5 × 10⁹ वर्ष। न्यूक्लियर रिएक्शन नाभिकीय संयंत्र। नाभिकीय संयंत्र एक प्रकार की भट्टी है जिसमें यूरेनियम 235 तथा अन्य रेडियोधर्मी पदार्थ को नियंत्रित विघटन कराया जाता है तथा प्राप्त ऊर्जा को विकास के कार्यों में लगाया जाता है। जैसे परमाणु भट्टी में रेडार कोर है, स्टीम कंडेंसर है, टरबाइन है, सील्ड है। और रेक्टोन कोर में फ्यूल रोड है, मॉडरेटर है, कंट्रोल रोड है और कूलेंट है। तो इसका ये डायग्राम है। रिएक्टर केयर TGT में आया है। फ्यूल रॉड यूरेनियम 235 जो U308 के रूप में रहता है को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त यूरेनियम 238 में 0.7% यूरेनियम 235 उपस्थित होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में U235 को विखंडन की श्रृंखला स्थापित करने के लिए U35 की मात्रा 2 से 3% के बीच होनी चाहिए। संवर्धन प्रक्रिया द्वारा ब्रेक्टर रिएक्टर में यूरेनियम 235 की मात्रा 0.7 से बढ़ाकर 2 से 3% के बीच किया जाता है तथा इसकी टैबलेट बनाकर स्टेनलेस स्टील में पैक करके ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये इसका डायग्राम है। अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन में। अगला है कंट्रोल रेट और असिस्टर रॉड नियंत्रक क्षण। तो इसमें नियंत्रक क्षण में ये कैसे कंट्रोल करेंगे? TGT का अगला क्वेश्चन है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए बोरान या कैडमियम की छड़ें फ्यूल के बीच में लगाई जाती हैं जो न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके ऐसे समस्थानिक में बदल जाते हैं जो अस्थायी होते हैं। जैसे कैडमियम 48 113 0 N1
और ये 48 कैडमियम 114 में कन्वर्ट हो गया, गामा रेज भी निकल गई। तो बोरान 510 तो 0 न्यूट्रॉन हुआ, तो ये बोरान 511 स्थायी समस्थानिक हो गया। अब मॉडरेटर जिसको मंदक कहते हैं, मंदक न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देता है। फ्यूल रॉड में 98 से 97% तक यूरेनियम 238 होता है, जो तीव्र गति न्यूट्रॉनों को तत्परता से अवशोषित करता है, अर्थात उसका गति को कम कर देता है। यूरेनियम 235 2 से 3% होता है, जो मंद गति के न्यूट्रॉनों की तत्परता से अवशोषित करता है। यदि न्यूट्रॉनों की गति को कम कर दिया जाए तो यूरेनियम के विखंडन से उत्पन्न तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को कम कर दिया जाए तो केवल यूरेनियम 233 द्वारा न्यूट्रॉनों का अवशोषण होगा तथा श्रृंखला अभिक्रिया सतत चलती रहेगी। यूरेनियम 238 द्वारा यदि न्यूट्रॉन अवशोषित किया जाता है तो नाभिक का विखंडन नहीं होता, बल्कि बीटा कणों के सतत उत्सर्जन के बाद प्लेटिनम नामक तत्व बनता है। 9238 प्लस 0N1 92 239 बीटा 93 नेपच्यून 239 बीटा कण में होता है। मंडक के रूप में भारी जल D2O जल, साधारण जल H2O जल तथा ग्रेफाइट C6 का प्रयोग किया जाता है। मंडक के रूप में भारी जल, साधारण जल और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। शीतलक कूलेंट किसे कहते हैं? नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊष्मा को रिएक्टर केयर से बाहर निकालने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है। शीतलक में रिएक्टर केयर में बेस में प्रवाहित शीतलक को रिएक्टर केयर में बेस में प्रवाहित कराया जाता है तथा ऊपर से बाहर निकाला जाता है। लिक्विड सोडियम तथा साधारण जल के शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है ये। चौथा है, यदि साधारण जल को शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं तो 350 डिग्री सेल्सियस पर न्यूक्लियर केयर का दाब 50 वायुमंडलीय रखा जाता है, अन्यथा जल भाप में बदल जाएगा। ब्रीडर रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम 234 235 238 0.006%, 0.7%, 99.3%। यूरेनियम 235 का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि इन न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके यह छोटे परमाणुओं में विखंडित हो जाता है तथा इस समस्थानिक को फिजल्स मटेरियल या फिस्टल आइसोटोप कहते हैं। यूरेनियम 238 फिस्टल आइसोटोप नहीं है, किंतु इसे फिस्टल समस्थानिक में परिवर्तित किया जा सकता है, अतः इसे फर्टाइल मटेरियल भी कहा जाता है। यूरेनियम 238 बेरियम क्रोमियम ये सारी चीज़ें तो ये कन्वर्ट हो जाएंगी। अब आगे इसका देखते हैं। ब्रीडर रिएक्टर में ऐसी तकनीक व्यवस्था की जाती है कि यूरेनियम 238 के विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों में से कुछ न्यूट्रॉन 238 द्वारा अवशोषित होकर पुनः न्यूट्रॉन उत्पन्न करें तथा उसकी बाकी अवस्था न्यूट्रॉन 238 द्वारा अवशोषित होकर फिजल्स मटेरियल 239 अथवा थोरियम 232 द्वारा अवशोषित होकर दूसरे फिस्टल मटेरियल 233 का निर्माण करते हैं। अतः इस रिएक्टर में जितना फिस्टल मटेरियल यूज होता है उससे अधिक फिजल मटेरियल प्राप्त होता है, इसलिए इसे ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं और इसका ये रिएक्शन है। अब देखते हैं इसके बाद पावर स्टेशन। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में और राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कोटा में और नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन ये बुलंदशहर में है। ये भी इम्पोर्टेंट है पावर स्टेशन का भी। फॉर रिसर्च इंदिरा गांधी सेंटर फॉर रिसर्च ये कलपक्कम चेन्नई में और अप्सरा BARC ये ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, बॉम्बे होना चाहिए ट्रॉम्बे। पूर्णिमा में PU 239 का प्रयोग किया जाता है तथा अन्य नाभिकीय संयंत्रों में यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं परमाणु बम को देखते हैं, एटम बम। परमाणु बम U-35 तथा PU 239 के अनियंत्रित विखंडन पर आधारित है। रासायनिक बम इसको TNT भी कहते हैं। ये सब क्रिटिकल माना जाता है। U-35 या PU 239 सुपर क्रिटिकल मास विस्फोटक है। ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया संचालित करने के लिए रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा एक निश्चित मात्रा में अधिक होनी चाहिए, जिसे क्रिटिकल क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। सब क्रिटिकल मास, सुपर क्रिटिकल मास।
तो परमाणु बम में यूरेनियम सब क्रांतिक द्रव्यमान के रूप में रखा जाता है तथा रासायनिक बम को विस्फोट कराकर सब क्रिटिकल द्रव्यमान को जोड़कर अति क्रिटिकल द्रव्यमान प्राप्त करते हैं। सुपर क्रिटिकल द्रव्यमान में U-35 का विखंडन प्रारंभ कराने के लिए बीई मतलब बेरिलियम रेडियम स्रोत से न्यूट्रॉन प्राप्त करते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ होने के कुछ समय बाद भयंकर विस्फोट के साथ अत्यंत मात्रा में ऊष्मा तथा हानिकारक विकिरण उत्सर्जित होती है। हाइड्रोजन बम तथा सूर्य का ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम को के अंदर परमाणु बम का विस्फोट कराकर उच्च ताप प्राप्त करते हैं, जिस पर हाइड्रोजन के आइसोटोप 1H1 1H2 का संलयन शुरू हो जाता है तथा भयंकर मात्रा में ऊष्मा का हानिकारक विकिरण उत्पन्न होती है। नाभिक की त्रिज्या प्रोपोर्शनल हो जाएगी एटॉमिक नंबर 1/3 और द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम जेड एम पी माइनस ए माइनस जेड एम एन माइनस ये हो जाएगा। ये फार्मूला है सारा। और नाभिकीय आबंधन डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम गुणे 931.48 मेगावाट होगा। अल्फा कणों की संख्या n बराबर a माइनस बी अपान 4, बीटा कणों की संख्या बीटा बराबर d माइनस सी माइनस 2n हो जाएगा। टी हाफ 2.303 अपान लैम्डा लॉग n नॉट अपान n हो जाएगा। अर्ध आयु टी हाफ 0.6931 अपान लैम्डा हो जाएगा। n इक्वल टू n नॉट अपान 1 की पावर 2 1/2 की पावर n ये हो जाएगा। तो औसत आयु टी हाफ बराबर टी हाफ 0.6931 या बराबर 1.44 टी हाफ हो जाएगा। अब टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है ये। अल्फा रेज हैव पॉजिटिव न्यूक्लियस P2N2 मॉस 4। टीजीटी 2001 में आया है कि 1/8 हो जाएगा ये। और यूरेनियम लैंड है आंसर। और इसमें Z172 A69 है। न्यूट्रॉनों से कम प्रोटॉनों की संख्या होती है 0.00। ये सारे सोल्यूशन है ईयर वाइज। इसको हम अलग से एक बार सॉल्व करेंगे। नाभिकीय संलयन हो जाएगा। और ये इस प्रकार से आपका ये वाला टॉपिक ये लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिव तत्व पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।